तो डोमेन नेम सिस्टम क्या है? आपकी एक डायरेक्टरी है। किस चीज़ की डायरेक्टरी है? नाम और नंबर्स की। वो नेम्स क्या हैं? जो आपके वेबसाइट्स के नेम्स हैं, जैसे गूगल, और उनके नंबर्स क्या हैं, यानी आईपी एड्रेसेस। विच कंप्यूटर यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हमें पता है कि अगर कंप्यूटर से आपस में बातचीत करनी है तो हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होगा, तभी वो क्या कर सकता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। मोस्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ डीएनएस यूज द एनालॉजी ऑफ अ फोन बुक। वो क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं कि वो ये आपकी जो डीएनएस की डायरेक्टरी है बिल्कुल फ़ोन बुक की तरह है, विच इज़ फाइन फॉर पीपल ओवर द एज ऑफ 30 हु नो व्हाट अ फोन बुक इज़। वो कह रहा है किसके लिए आसान है, मतलब जिनको पता होता है कि फ़ोन बुक क्या है। इफ़ यू आर अंडर 30 थिंक ऑफ डीएनएस लाइक योर स्मार्टफोन्स कॉन्टैक्ट लिस्ट। वो कह रहा है अगर आप 30 के हैं तो आप फ़ोन बुक से एग्जांपल ले लें, अगर नीचे के हैं तो आप अपने स्मार्टफोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट को समझने की कोशिश करें। विच मैचेस पीपल्स नेम विद देयर फ़ोन नंबर्स। कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या होता है, जितने भी लोग आपके मोबाइल में हैं आपने उनके नामों के साथ उनके नंबर सेव किए होते हैं। बिल्कुल डीएनएस में क्या होता है, आपके वेबसाइट्स के नाम होते हैं और उनके आईपी एड्रेसेस होते हैं। विच मैचेस पीपल्स नेम विद देयर फ़ोन नंबर्स एंड ईमेल एड्रेसेस। अब स्मार्टफोन्स में इवन ईमेल एड्रेसेस, बिजनेस नंबर्स, इस तरह की डिफरेंट ऑप्शंस भी दी गई होती हैं कि जो चीज़ आपने सेव करनी है आप उसकी सेव कर सकते हैं डिटेल्स। देन मल्टीप्लाई दैट कॉन्टैक्ट लिस्ट बाय एवरीवन एल्स ऑन द प्लैनेट। अब वो कह रहा है कि इस तमाम को जो प्लैनेट है उसमें सबके साथ शेयर कर दें, तो वो सबके पास चला जाएगा। इसी तरह क्या हुआ, जितने भी हमारी वेबसाइट्स के नेम्स और आईपी एड्रेस थे हमने क्या किया, उन्हें शेयर कर दिया, अब सबके पास है, यानी हर सर्वर के पास वो नेम्स और आईपी एड्रेसेस मौजूद हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डीएनएस। When the internet was very small, it was easier for people to correspond specific IP addresses with specific computers, but that didn't last for long as more devices and people joined the growing network. जब हमारा इंटरनेट स्टार्ट में आया था तो कुछ कंप्यूटर्स थे, ठीक है, अगर कुछ कंप्यूटर्स थे, अगर 8-10 थे, 15-20 भी थे, तो उनके आईपी एड्रेसेस आप याद कर सकते हो, आपकी मेमोरी इतना अलाउ कर देती है। लेकिन इट्स स्टिल पॉसिबल टू टाइप अ स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस इनटू अ ब्राउजर टू रीच अ वेबसाइट। तो हम क्या करते थे, आईपी एड्रेसेस को ही यूआरएल में लिख देते थे और हमारी वेबसाइट आ जाती थी। बट देन एज नाउ पीपल वांटेड एन एड्रेस मेड अप ऑफ इजी टू रिमेंबर वर्ड्स। अब लोग क्या चाहते हैं कि एड्रेसेस के बजाय आपका एड्रेस क्या हो, आसान से लफ्ज़ होने चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए जिन्हें आप आसानी के साथ क्या कर सको, याद कर सको। ऑफ द सॉर्ट दैट वी वुड रिकग्नाइज एज ए डोमेन नेम लाइक networkworld.com today, like uskt.edu.pk, लाइक Amazon, लाइक Google। ये सारे क्या हैं, आपके डोमेन नेम्स हैं। इन द 1970s एंड अर्ली 80s दोज नेम्स एंड एड्रेसेस वर असाइंड बाय वन पर्सन। वो कहता है 1970 और 19 में ये तमाम और नाम एड्रेस सिर्फ एक बंदा असाइन करता था, एलिजाबेथ फेनलर एट स्टैनफोर्ड, हु मेंटेन्ड अ मास्टर लिस्ट। छोड़ें, यानी एक बंदा इसको चला रहा था। ये क्या थी, हिस्ट्री थी डीएनएस की, कि स्टार्ट में कंप्यूटर्स कम थे, हम आईपी एड्रेसेस दे सकते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, जितनी ज़्यादा एवोल्यूशन होती चली गई टेक्नोलॉजी की, आपके कंप्यूटर्स का इस्तेमाल बढ़ता चला गया, फिर हमारे लिए इम्पॉसिबल हो गया कि हम हज़ारों और लाखों वेबसाइट्स कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेसेस को याद रख सकें। तो हमने क्या किया, आसान इस्तेमाल के लिए उनको वर्ड्स में कन्वर्ट किया, उनके नाम रख लिए, कि बजाय आईपी एड्रेस याद रखने के हम एक लफ्ज़ याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए लफ्ज़ों को याद रखना आसान है एज़ कम्पेयर टू नंबर्स। हाउ डज डीएनएस वर्क, कैसे काम करता है डीएनएस। द इंटरनेट इज़ अ जाइंट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। हमें पता है करोड़ों अरबों कंप्यूटर्स आपके नेटवर्क का हिस्सा है। ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज़ असाइंड अ यूनिक आईपी एड्रेस। जो भी डिवाइस आपके इंटरनेट का हिस्सा होती है, हमें पता है उसके पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, विच हेल्प्स अदर कंप्यूटर्स आइडेंटिफाई इट, ताकि दूसरे लोग क्या कर सकें, उसे आइडेंटिफाई कर सकें, अच्छा इसका ये आईपी एड्रेस है। दिस आईपी एड्रेस इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स विद पीरियड्स दैट लुक लाइक दिस। आईपी एड्रेस सबको पता है, हमारे पास क्या होता है, बेसिकली कुछ नंबर्स होते हैं डॉट, और उनको हम डॉट से सेपरेट करते हैं। आईपी एड्रेस आपने सब पढ़े हुए हैं। ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, हमें बताइए, हमारी क्लास सी का आईपी एड्रेस है। नाउ इमेजिन इफ़ यू हैड टू रिमेंबर सच लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स टू विजिट योर फेवरेट वेबसाइट। वो कह रहे सोचें, अगर आपने कोई वेबसाइट विजिट करनी है तो आपको क्या इतना लंबा नंबर याद रखने पड़ेंगे। दे आर हार्ड टू रिमेंबर एंड डोंट टेल यू एनीथिंग अबाउट द वेबसाइट यू विल सी इफ़ यू एंटर देम इन अ ब्राउज़र। पहले तो इनको याद रखना मुश्किल है। दूसरा,
इस नंबर से आपको क्या पता चल रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा कि ये जो इसके पीछे वेबसाइट होगी ये एक एजुकेशनल वेबसाइट होगी या ये कोई बैंकिंग वेबसाइट होगी या किस तरह की वेबसाइट होगी, हमें कोई पता नहीं चल रहा क्योंकि हमारे सामने जस्ट नंबर्स हैं। डोमेन नेम्स वर इन्वेंटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग अल्फ़ाबेट्स एंड अलाउइंग यूज़र टू सेलेक्ट इजी टू रिमेंबर नेम्स फॉर देयर वेबसाइट। तो डोमेन नेम ने हमारा ये मसला हल कर दिया। वो क्या कह रहा है कि जो भी आपकी डोमेन्स हैं उनको नाम दे दें ताकि आप क्या करें, अल्फ़ाबेट्स का यानी हमने कहा वर्ड्स में हमने उन्हें कन्वर्ट कर दिया, नाम दे दिया ताकि आप यूज़र्स को क्या कर सकें, यूज़र उन्हें आसानी से याद रख सके कि वो कौन सी वेबसाइट्स के नाम हैं। DNS और डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली ट्रांसलेट दोज डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेसेस एंड पॉइंट्स योर डिवाइसेस इन द राइट डायरेक्शन। बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम कर क्या रहा होता है, आपके जो IP एड्रेस होते हैं उनको ट्रांसलेट कर रहा होता है नामों में, लेकिन उसी वेबसाइट पे जाएगा जिसका वो IP एड्रेस होता है, ठीक है, यानी डायरेक्शन उसकी वही रहेगी। अ डोमेन नेम एंड इट्स मैचिंग IP एड्रेस इज कॉल्ड अ DNS रिकॉर्ड। वो कहता है डोमेन नेम का जो मैचिंग IP एड्रेस है उसे हम क्या कहते हैं, DNS रिकॉर्ड कहते हैं। हाउ DNS सर्वर वर्क, पहले हमने देखा कि आपका DNS कैसे काम करता है, हम बात कर रहे हैं कि अब सर्वर कैसे काम करेगा। द DNS डायरेक्टरी दैट मैचेस नेम टू numbers isn't located all in one place in some dark corner of the internet। वो कह रहा है जो DNS की डायरेक्टरी है नामों की वो सारी क्या है, एक जगह पे इंटरनेट में पड़ी होती थी। विद मोर देन 332 मिलियन डोमेन नेम्स लिस्टेड एट द एंड ऑफ 2017। 2017 में कितने नाम लिस्टेड हुए, 332 मिलियन। सिंगल डायरेक्टरी वुड बी वेरी लार्ज इंडीड। अगर आप इन सबको एक जगह रखते हैं तो सोच लें कि वो डायरेक्टरी कितनी बड़ी होगी। लाइक द इंटरनेट इटसेल्फ द डायरेक्टरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन हम कह रहे हैं कि इंटरनेट की वजह से डायरेक्टरी क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है मुख्तलिफ जगहों पे। स्टोर्ड ऑन डोमेन नेम सर्वर्स जनरली रेफर टू एज ए DNS सर्वर फॉर शॉर्ट दैट ऑल कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस टू प्रोवाइड अपडेट्स एंड रिडंडेंसीज, यानी आप डुप्लीकेट डाटा। रिडंडेंसी मीन्स आपने क्या किया, वो जो डायरेक्टरी है आपके पास दुनिया में बहुत ज़्यादा सर्वर्स हैं, ठीक है, आपने उन तमाम सर्वर्स पे वो अपनी डायरेक्टरी रख दी और जो भी चेंजेस यानी हर दिन हर रोज़ कितनी वेबसाइट्स बनती हैं, कितनी वेबसाइट्स को IP एड्रेसेस असाइन होते हैं, तो वो क्या करते हैं आपस में एक सर्वर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं और जो भी चेंज जिस सर्वर में आती है यानी जहाँ पे जो भी डायरेक्टरी रजिस्टर्ड होगी, जो भी डोमेन रजिस्टर्ड होगी, वो आपस में क्या करेंगे, सर्वर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर लेंगे। हियर इज़ अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड हाउ DNS वर्क इन 4 स्टेप्स। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, उसके ज़रिए हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपका DNS काम करता है। सपोज यू वांट टू विजिट आवर साइट एट www.wpbeginner.com। यू ओपन योर ब्राउज़र एंड टाइप www। सबसे पहले आपने क्या किया, ब्राउज़र क्रोम जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसे आपने ओपन कर लिया। फिर क्या किया, उसके अंदर टाइप किया, क्या URL टाइप की www.wpbeginner.com इन द एड्रेस बार एंड हिट एंटर। जैसे ही आपने ये टाइप किया फिर आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे ऑन द कीबोर्ड से इमीडिएटली देयर इज़ अ क्विक चेक टू सी इफ़ यू हैव विजिटेड आवर वेबसाइट प्रीवियसली। अच्छा, सबसे पहले क्या चेक होगा, जैसे ही आपने एंटर किया वो चेक करेगा कि आपने क्या ये वेबसाइट पहले विजिट की थी या नहीं की थी। इफ़ द DNS रिकॉर्ड आर फाउंड इन योर कंप्यूटर्स DNS कैशे, अगर तो आपके DNS को के कैशे में ये रिकॉर्ड मिल जाता है यानी आपने ये साइट पहले विजिट की होगी, देन द रेस्ट ऑफ द DNS लुकअप इज स्किप्ड। तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे सर्वर से DNS लुकअप का काम नहीं करेगा, किसी दूसरे सर्वर के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो आपके कैशे से ही उठाएगा और आपको उस वेबसाइट पे ले जाएगा। एंड यू विल बी टेकन डायरेक्टली टू दिस वेबसाइट। वो आपको डायरेक्ट ले जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने ये लुकअप वाला काम पहले ऑलरेडी कर लिया हुआ है। आपके कैशे में वो वेबसाइट का एड्रेस पड़ा हुआ है तो वो डायरेक्टली आपको उस वेबसाइट पे ले जाएगा। इफ़ नो DNS रिकॉर्ड आर फाउंड, दूसरा केस क्या है कि अगर आपने इस वेबसाइट को फर्स्ट टाइम सर्च किया तो ऑब्वियस बात है कि इसका रिकॉर्ड भी आपके पास नहीं होगा। देन अ क्यूरी इज सेंड टू योर लोकल DNS सर्वर। तो क्या होगी, क्यूरी क्या होगी, जो आपका लोकल DNS सर्वर है उसके पास जाएगी। टिपिकली दिस इज़ योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्विस, यानी जहाँ से आपने इंटरनेट का सर्विस है और आगे से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि इंटरनेट के कनेक्शन देती है उस सर्वर के पास जाएगी। एंड इज़ ऑफन कॉल्ड अ रिजॉल्विंग नेम स्पेस। और इसे क्या क्या कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्वर को
क्या कहा जाता है, रिजॉल्विंग नेम्स सर्वर, कि वो आपके नाम को रिजॉल्व करा रहा होता है। तो वो उसके पास जाएगी, फिर वो आपको उसका रिस्पॉन्स देगा। थर्ड स्टेप क्या है, इफ़ द रिकॉर्ड्स आर नॉट कैशर्ड ऑन द रिजॉल्विंग नेम्स सर्वर देन द रिक्वेस्ट इज फॉरवर्ड टू व्हाट्स कॉल्ड अ रूट नेम सर्वर टू लोकेट द डीएनएस रिकॉर्ड। अब सपोज किया कि हमारे पास जो लोकल सर्वर था उसके पास भी वो क्यूरी नहीं पड़ी थी, तो वो क्या करेगा, आपके रूट नेम सर्वर के पास भेजेगा कि मुझे ये डीएनएस का रिकॉर्ड चाहिए। रूट नेम सर्वर्स आर डेजिग्नेटेड सर्वर अराउंड द वर्ल्ड। ये जो आपके रूट सर्वर्स होते हैं ये दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे आपने लगाए होते हैं। दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डीएनएस डाटा, जो कि क्या कर रहे होते हैं, आपके डीएनएस डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। And keeping the system working smoothly. Once the DNS record is found on the root name server, it's cached by your computer. जैसे क्या किया, रूट सर्वर ने उस क्यूरी को फाइंड कर लिया कि ये यहाँ पे पड़ी हुई थी, इस सर्वर के पासवर्ड थी, उसने वो फिर क्या करेगा, जब आपके कंप्यूटर में वो रिस्पॉन्स भेजेगा तो उसकी कैशे बना देगा, अब वो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। नाउ दैट द DNS रिकॉर्ड आर लोकेटेड, अब इस तरह आपको क्या हुआ, वो रिकॉर्ड जो आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गया। अ कनेक्शन टू द सर्वर वेयर द वेबसाइट इज स्टोर्ड विल बी ओपन एंड www विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन, और आपके पास उसका इमेज आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। इस तरह क्या होता है, आप वर्किंग करते हो, जैसे आपने गूगल को सर्च किया, गूगल की जो स्ट्रिंग थी वो आपने अपने URL में लिखी, वहाँ पे टाइप की, एंटर किया, आपके पास फ़ौरन गूगल का पेज आ जाता है। अगर तो आपने फ़र्स्ट टाइम किया है तो वो क्या करेगा, जो आपका लोकल सर्वर होगा उससे रिक्वेस्ट करेगा, वो उस क्यूरी को ढूंढेगा। अगर उसके पास भी नहीं होगा तो वो रूट सर्वर के पास जाएगा, और जब एक बार एक पेज आपके कंप्यूटर पे ओपन हो जाता है तो फिर वो क्या होता है, उसका लिंक आपके कैशे में स्टोर कर लेता है। तो फिर नेक्स्ट टाइम उसे आपके लोकल सर्वर के पास नहीं जाना पड़ता, वो डायरेक्टली उस पेज पे जा सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये कहाँ से क्यूरी आई थी। व्हाट इज़ अ नेम सर्वर? नेम सर्वर क्या है? अ नेम सर्वर समटाइम्स कॉल्ड नेम सर्वर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सर्वर दैट कीप्स ऑल द DNS रिकॉर्ड ऑफ योर डोमेन नेम। इट्स जॉब इज़ टू प्रोवाइड योर DNS इन्फॉर्मेशन टू एनीवन रिक्वेस्टिंग इट। DNS नेम सर्वर क्या होता है बेसिकली, जिसके पास आपके तमाम DNS के रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, यानी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो उस सर्वर के पास होंगे। और इसका क्या काम है कि अगर कोई कंप्यूटर रिक्वेस्ट करता है तो वो उस DNS का रिकॉर्ड प्रोवाइड करे। नेम सर्वर्स आर टिपिकली मैनेज्ड बाय योर डोमेन नेम रजिस्ट्रार और होस्टिंग प्रोवाइडर, और इन्हें मैनेज कौन कर रहा होता है, जो आपके ISP वाले होते हैं, यानी जो होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो आपकी वेबसाइट को डोमेन को मैनेज कर रहे होते हैं, उनके पास आपके ये सर्वर्स होते हैं। ईच नेम सर्वर हैज़ इट्स ओन एड्रेस एंड कैन स्टोर द रिकॉर्ड ऑफ मैनी वेबसाइट्स। हर नेम सर्वर का क्या होगा, एक अपना एड्रेस भी होता है, और ये दूसरी वेबसाइट्स के रिकॉर्ड्स को भी सेव करता है, क्योंकि इसके पास तमाम क्या है, DNS रिकॉर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर वेबसाइट इज़ होस्टेड ऑन ब्लू होस्ट, वो कह रहा है कि अगर आपकी वेबसाइट कहाँ पे होस्ट है, ब्लू होस्ट पे होस्ट है, देन द नेम सर्वर यूज टू मैनेज योर DNS रिकॉर्ड विल बी ऑन नेम सर्वर्स विल विद एड्रेसेस दैट लुक लाइक दिस। जैसे कि आपके नेम सर्वर का नाम क्या है, ब्लू होस्ट, अब उसके पास जो डिफरेंट किस्म की डोमेन्स रजिस्टर हैं वो किस तरह होंगी, ns1.bluehost.com, इस तरह ns2, कुछ भी इस तरह नाम हो सकते हैं, साथ में वो अपना नाम लगा रहा है और आगे से .com बना रहा है। ईच डोमेन नेम मस्ट हैव एटलीस्ट 2 नेम सर्वर्स, वो कह रहा है कि हर डोमेन नेम के होने चाहिए, कितने नेम सर्वर्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए। द फर्स्ट नेम सर्वर इज़ द प्राइमरी सर्वर, जो पहला नेम सर्वर होगा वो क्या होगा, प्राइमरी सर्वर होगा। इफ़ द प्राइमरी सर्वर डजेंट रिस्पॉन्ड, आपकी कोई क्यूरी आपके प्राइमरी सर्वर से नहीं मिलती, तो वो फिर क्या करेगा, देन सेकेंडरी नेम सर्वर इज़ यूज टू रिजॉल्व द डोमेन नेम, तो वो फिर क्या करता है, सेकेंडरी नेम सर्वर के पास जाता है ताकि अपनी क्यूरी को रिजॉल्व करा सके। सम वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड्स also allow users to get their own private name servers। वो कह रहा है कि कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर ऐसे हैं जो कि अलाउ करते हैं कि आप अपने प्राइवेट भी नेम सर्वर्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एट WP बिगिनर्स वी यूज़ आवर ऑन प्राइवेट नेम स्पेस। जैसे ये कि आपकी वेबसाइट है, इसने क्या किया, बजाय कि आप होस्ट का नेम सर्वर यूज़ करने के बजाय उसने अपनी वेबसाइट का ही यूज़ कर लिया। तो दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जानना, बस ये है कि आपके जो नेम सर्वर हैं वो आपके कम से कम डोमेन में 2 होने चाहिए, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। अथॉरिटेटिव DNS सर्वर वर्सेस रिकर्सिव DNS सर्वर। व्हेन योर कंप्यूटर वांट्स टू फाइंड द IP एड्रेस एसोसिएटेड विद द
domain name. It first make its request to a recursive DNS server, also known as recursive resolver. A recursive resolver is a server that is usually operated by an ISP or a third party provider. रिकर्सिव रिजॉल्वर बेसिकली आपका, मैंने अभी बात की थी कि आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पे जो सर्वर है यानी थर्ड पार्टी है उसे हम रिकर्सिव रिजॉल्वर कह रहे हैं। जैसे अगर आपके पास क्यूरी कहाँ पे जाएगी, आपके सबसे पहले लोकल डीएनएस सर्वर के पास जाएगी, वो कहाँ पे होगा, आपकी आईएसपी कंट्रोल कर रही होगी। इसी को क्या कह रहा है, रिकर्सिव रिजॉल्वर कह रहा है कि जब आपका कंप्यूटर क्या करना चाहता है, कोई आईपी एड्रेस ढूंढना चाहता है इससे रिलेटेड डोमेन नेम, तो वो क्या करता है, इसे रिक्वेस्ट करता है। आपकी रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम किसके पास जाती है, रिकर्सिव रिजॉल्वर के पास जाती है। एंड इट नोज विच अदर DNS सर्वर्स इट नीड्स टू आस्क टू रिजॉल्व द नेम ऑफ अ साइट विद इट्स IP एड्रेस। अगर उसके पास वो नहीं होता तो फिर हमने क्या बात की थी कि वो रूट के पास जाता है, ताकि उसने क्यूरी को तो रिजॉल्व कराना है ना कि ये किस डोमेन से आखिर ताल्लुक़ रखता है ये पेज। द सर्वर्स दैट एक्चुअली हैव द नीडेड इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड अथॉरिटेटिव DNS सर्वर। और जो पीछे से रिक्वेस्ट करता है ये रिजॉल्वर, रिकर्सिव रिजॉल्वर, वो आपके अथॉरिटेटिव DNS सर्वर्स कहलाते हैं। अथॉरिटेटिव DNS सर्वर डिफरेंट किस्म के यानी सर्वर्स हैं जिनके पास आपका डिफरेंट बैकअप पड़ा होता है आपकी डोमेन नेम्स का। DNS servers and IP addresses. Each domain can correspond to more than one IP address. In fact, some sites have 100 or more IP addresses that correspond with a single domain name. वो कह रहा है एक डोमेन नेम के पीछे आपके हज़ारों IP addresses हो सकते हैं। जैसे for example, the server your computer reaches for google.com is likely completely different from the server that someone in another country would reach by typing the same site name into their browser. वो कह रहा है कि अगर आप अपने मुझ से google.com यूज़ कर सकते हैं, अब दुनिया में कितने ज़्यादा ममालिक हैं, ठीक है, तो लाजमी नहीं कि एक ही IP एड्रेस यूज़ हो रहा हो, बल्कि गूगल के पीछे ही मल्टीपल्स IP एड्रेस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। यानी एक आपके डोमेन नेम के पीछे आपके मोर देन वन IP एड्रेसेस भी इस्तेमाल में आ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली साइट्स हैं, अमेज़ॉन है, गूगल है, और कौन कौन सी हैं, एजुकेशनल कुछ साइट्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा विजिट होती हैं। तो हर कंट्री के हिसाब से सोचो उसका IP एड्रेस, और देन वो उसके हिसाब से उससे कॉरस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ अ DNS कैशिंग? कैशिंग यानी फर्स्ट टाइम जब आपने किया तो आपने अपने पास रख लिया। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम DNS इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड अमंग मैनी सर्वर्स। हमने कहा कि आपकी इन्फॉर्मेशन जितने भी सर्वर्स हैं उनके साथ शेयर्ड होती है, वो अपडेट करते रहते हैं जैसे भी कोई चेंज आता है। बट इन्फॉर्मेशन फॉर साइट विजिटेड रिसेंटली इज़ ऑल्सो कैशेड लोकली ऑन क्लाइंट सर्वर। जैसे ही आपने एक वेबसाइट को विजिट किया तो वो क्या करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन को यानी कैशे कर लेगा, उस वेबसाइट को कैशे में रख लेगा कि ये साइट आपने विजिट की थी। चांसेस आर दैट यू यूज़ google.com several times a day। हम गूगल दिन में मल्टीपल टाइम्स बार खोलते हैं। इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर क्यूरिंग द DNS नेम सर्वर फॉर द IP एड्रेस ऑफ google.com एवरी टाइम दैट इन्फॉर्मेशन इज सेव्ड ऑन योर कंप्यूटर, सो इट डजंट हैव टू एक्सेस अ DNS सर्वर टू रिजॉल्व द नेम विद इट्स IP एड्रेस। तो अब आपने क्या, अगर मल्टीपल टाइम्स अपने गूगल को एक्सेस किया तो हर दफ़ा वो क्या करेगा, आपके सर्वर के पास नहीं जाएगा, बल्कि कैशे में आपकी इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो वहीं से उसके IP एड्रेस को रिजॉल्व करा लेगा। एडिशनल कैशिंग कैन अकर ऑन द राउटर्स यूज टू कनेक्ट क्लाइंट्स टू द इंटरनेट as well as on the servers of the users internet service provider। वो कहता है कैशे की सहूलत जब आपका बड़ा किस्म का नेटवर्क होता है, राउटर का भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आपके राउटर्स के ऊपर भी रखी जाती है। इसके अलावा जो आपके ISP हैं उधर जो सर्वर्स हैं उधर भी कैशे रखा होता है। जैसे अगर ISP के पास फर्स्ट टाइम आपने क्यूरी की, वहाँ पे उसे वो वेबसाइट की डोमेन नहीं मिली तो उसने रूट सर्वर से रिक्वेस्ट किया था ना, तो जब उसने एक दफ़ा ले ली रूट सर्वर से उस डोमेन का एड्रेस ले लिया तो वो भी उसे क्या करेगा, कैशे कर लेगा। इस तरह कैशे का प्रोसेस डिफरेंट जगहों पे हो रहा है, आपके लोकल PC पे भी हो रहा है, आपके राउटर साइड पे भी हो रहा है, आपके ISP भी कर रहा है, ठीक है। इस तरह आप कैशिंग के ज़रिए अपनी जो इंटरनेट की एक्सेस है उसे फास्ट करा लेते हो, क्योंकि सर्चिंग में टाइम लगता है। हाउ डू आई फाइंड माई DNS सर्वर? ये आप लोगों को जस्ट फॉर नॉलेज है, पढ़े पढ़े ना पढ़े ना पढ़े, किस तरह है सॉफ्टवेयर्स हैं। ये वाला इज़ अ गुड वन एंड इट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग योर करंट DNS सर्वर, कि आप किस सर्वर के साथ अटैच हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप ये मालूम कर सकते हैं। वैसे मैंने तो कभी नहीं किया, जिससे बहुत शौक हो वो कर सकता है। ये थी स्लाइड्स। अब हम मूव करते हैं अपने बुक की तरफ, ठीक है। ये था बेसिकली आपका DNS का कॉन्सेप्ट कि हमारे पास IP एड्रेसेस को याद रखना मुश्किल था, तो हमने क्या किया, हमने उनको नाम दे दिए कि नामों को याद रखना हमारे लिए
एज ए ह्यूमन आसान है, लेकिन नंबर्स को हम हज़ारों नंबर्स को याद नहीं कर सकते। अब हम शेयर करते हैं बुक को। जी, नेम स्पेस। The names assigned to machines must be carefully selected from a namespaces with complete control over the binding between the names and IP addresses. In other words, name must be unique because the addresses are unique. हमने बात की थी IP addresses हमारे unique होते हैं, तो इसी तरह वो कह रहा है कि name must be unique, तो आपके नामों को भी unique होना चाहिए आपके IP addresses की तरह, ठीक है। A namespace that maps each address to a unique name can be organized on टू वेज। आपकी ये जो मैपिंग है एड्रेस टू नेम, ये दो तरह से होती है, एक है फ्लैट और दूसरी है हायरार्किकल। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लैट नेम स्पेस क्या है। इन अ फ्लैट नेम स्पेस अ नेम इज असाइंड टू एन एड्रेस। इसे कर ही देते हैं। अ नेम इन दिस स्पेस इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विदाउट स्ट्रक्चर। आप क्या कह रहे हो फ्लैट नेम स्पेस में कि आप कोई नाम अपने एड्रेस को असाइन कर देते हो। अ नेम इन दिस स्पेस इज अ सीक्वेंस ऑफ करैक्टर। आपका नाम क्या होगा, डिफरेंट करैक्टर से, सीक्वेंस ऑफ करैक्टर यानी करैक्टर से मिलके बना हुआ है जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। द नेम मेयर मे नॉट हैव अ common section. If they do, it has no meaning. The main disadvantage of a flat namespace is that it can't be used in a large system such as the internet because it must be centrally controlled to avoid ambiguity and duplication. आपके फ्लैट नेम्स को हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते थे, यानी एक छोटा सा नाम है जो हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, कि लार्ज जो आपके सिस्टम से लाइक इंटरनेट है इधर हम इस्तेमाल में नहीं ला सकते क्योंकि आपकी डुप्लीकेशंस का इशू हो सकता है। इसलिए हम जो नेम स्पेसिंग है वो हम हायरार्किकल नेम स्पेस को यूज़ करते हैं। इन अ हायरार्किकल नेम स्पेस ईच नेम इज़ मेड ऑफ सेवरल पार्ट्स। आपके हायरार्किकल नेम में स्ट्रक्चर में आपका जो नेम स्पेस है किसी वेबसाइट का अगेंस्ट जो आपका नेम्स है वो क्या होता है, मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बना होता है, यानी उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट कैन डिफाइन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो कहता है जो पहला हिस्सा है वो क्या करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बता रहा होगा। द सेकेंड पार्ट कैन डिफाइन द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो कि दूसरा हिस्सा है वो क्या बता रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। द थर्ड पार्ट कैन डिफाइन डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो तीसरा हिस्सा है उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी डिपार्टमेंट को बता रहा होता है, एंड सो ऑन। In this case, the authority to assign and control the namespace can be decentralized. A central authority can assign the part of the name that defines the structure, nature of the organization, and name of the organization. The responsibility of the rest of the name can be given to the organization itself. वो कहते हैं कि ये जितनी भी अथॉरिटी है, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम होगा उसका, और ये सारी चीज़ें आपका एक सेंट्रल जो है वो अथॉरिटी कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन मज़ीद फिर उसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। The organization can add suffix to the name to define its host to restore the management of organization need not worry that the prefix chosen for a host is taken off another organization because it's part of an address. बेसिकली हायरार्किकल नेम स्पेस क्या है कि हायरार्किकल नेम स्पेस आपका एक छोटा सा नाम नहीं होता बल्कि किसी वेबसाइट का में डिफरेंट किस्म के पार्ट्स होंगे जो कि शो कर रहे होते हैं कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, फिर आगे उसका क्या डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें शो कर रहा होता है। ये अभी एग्जाम्पल दी गई है इसकी। फॉर एग्जाम्पल अस्यूम टू कॉलेजेस एंड अ कंपनी कॉल वन ऑफ देयर कंप्यूटर चैलेंजर। द फर्स्ट चैलेंज इज गिवन टू अ नेम बाय सेंट्रल, तो उन्होंने नाम दिया, फिर दूसरे कॉलेज को बार्कले नाम दिया, फिर उन दोनों को कंबाइन करके क्या किया, यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। तो वो शो कर रहा है कि वो कॉलेज किस डिपार्टमेंट और किस यूनिवर्सिटी को शो कर रहा है। यानी आपका जो आईपी एड्रेस का जैसे नाम होता है uskT.edu.pk, ये बेसिकली क्या है, ये हायरार्किकल नेम स्पेस है। पहला चीज़ क्या कर रहा है, यूनिवर्सिटी के नाम को शो कर रहा है। उसके बाद हमें बता रहा है uskT.edu। edu क्या है, इट्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी ये कोई एजुकेशनल साइट है। pk यानी ये जो डोमेन नेम है ये पाकिस्तान का है, ठीक है, आपके मुल्क को, एंड वाला जो डॉट है वो क्या कर रहा है, मुल्क को शो कर रहा है कि ये पाकिस्तान की डोमेन है। इस तरह आपका जो नाम होता है ये आपको बता रहा होता है कि ये क्या है, किस तरह की वेबसाइट है और क्या उससे मतलब लिया जा सकता है। डोमेन नेम सिस्टम।
To have a hierarchical namespace, a domain namespace was designed. In this design, the names are defined in an inverted tree structure with the root at the top. The tree can have only 128 levels, level 0 root to level 127. अब ये देखो, जो मैं रूट सर्वर की बात कर रही थी वो आपका एक सर्वर है, उसके बाद आगे सर्वर्स हैं, फिर आगे उसके बाद सर्वर्स हैं। ये जो पहला है वो कह रहा है कि ये लेवल 0 है और उसके बाद आपके 127 लेवल्स हो सकते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह मल्टीपल लेवल्स पे आपका काम कर रहा होता है। अब ये देख लो कि इतने सर्वर्स, सपोज करो कि ये आपका रूट सर्वर है, उसके बाद ये आपके डिफरेंट सर्वर्स हैं। ये इस सर्वर के पास क्या, जितनी भी कॉम से रिलेटेड डोमेन्स हैं, जैसे www.amazon.com ये आ गई इसके पास। एजुकेशनल, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनके edu जिनमें भी आएगा, वो जितनी भी डोमेन्स होंगी वो इन सर्वर्स के पास कहीं ना कहीं, कहीं पाकिस्तान की, कहीं अमेरिका की, कहीं दुबई, यहाँ पे एजुकेशनल, ये आपका रूट, और उसके बाद इस रूट के पास यानी एजुकेशनल में ये सारे डिफरेंट किस्म के सर्वर्स, हर सर्वर के पास डिफरेंट कंट्रीज़ की डोमेन नेम्स आ गए। जितनी भी ORG ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं वो यहाँ पे आ गए। इस तरह हर सर्वर डिफरेंट डोमेन्स को कैटर कर रहा होता है। लेबल, ईच नोड इन अ ट्री हैज़ अ लेबल विच इज़ अ स्ट्रिंग। डायग्राम ये है कि देखो, आपके पास एक तरह की डोमेन नहीं होती है, आपके पास एक तरह की वेबसाइट नहीं होती, आपके पास कुछ बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट्स होती हैं, कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं, कुछ कमर्शियल वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। तो जिस तरह की वेबसाइट्स को हमने क्या कर लिया, कैटेगराइज कर लिया डोमेन्स में, ठीक है। हमने कहा एजुकेशन की अगर वेबसाइट है, डोमेन है या सर्वर है, तो उसके ऊपर अगर आप कमर्शियल वेबसाइट्स को, डोमेन्स को रखवा दें और किसी ने अगर सर्च करना है तो उसे तो सर्वर तो पागल हो जाएगा कि मैं किसको ढूंढूं। तो हमने क्या किया कि बजाय एक ही सर्वर पे तमाम वेबसाइट्स की डोमेन्स रखवाने के, यानी एक ही सर्वर पे आपकी कमर्शियल भी पढ़ी है, डोमेन भी पढ़ी है, एजुकेशन भी पढ़ी है, ये भी पढ़ी है, वो भी पढ़ी है, सब रखवाने के बजाय हमने क्या कर दिया, उनको कैटेगराइज कर दिया कि ये सर्वर इस तरह की डोमेन्स को डील करेगा, ये सर्वर इस तरह की डोमेन्स को डील करेगा, ये सर्वर कमर्शियल को डील करेगा, ये एजुकेशनल साइट इसके पास होंगी, ताकि अगर हमें मूव करना हो तो हमें पता हो। जिस तरह आपके पास डिपार्टमेंट है, आपको कहा जाए आपका फिजिक्स का पेपर ख़राब है तो आप फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाओगे, आप इंग्लिश डिपार्टमेंट में नहीं जाओगे, क्योंकि आपका काम फिजिक्स डिपार्टमेंट के साथ है। अगर आपको कोई क्यूरी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से करनी है तो आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के पास जाओगे, उर्दू डिपार्टमेंट में नहीं जाओगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव हो रहा है। आपको पता है मेरा मसला इस डिपार्टमेंट में, तो आप उसी से रेलिवेंट डिपार्टमेंट में जाओगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका टाइम बचेगा। आपको पता है आपने डायरेक्ट इस डिपार्टमेंट में जाना है। अगर मैं कहूँ कि ये कमरा, इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बैठे हुए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बारी बारी हर टेबल पे जाना पड़ेगा। आप उर्दू के, हालांकि उर्दू वाला बैठा है लास्ट टेबल पे, तो ये क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगी कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कि आपको एक सवाल जो सबसे पहले करना था वो आप आखिर में जाके, यानी 100वें नंबर पे अगर कोई डिपार्टमेंट बैठा है तो आपका काम वहाँ पे जाके सॉल्व होगा। इस तरह हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया अपने सर्वर्स को, कि जिसके पास जो डोमेन है वो उस डोमेन को मैनेज करेगा। वो कह रहा है लेबल, ईच नोड इन अ ट्री हैज़ अ लेबल which is a string with a maximum of 63 characters. The root label is a null string, empty string. ये जो root है ये क्या है, आपकी null string रखता है। लेकिन ये जो आपकी हैं ये क्या है, इनके ऊपर हर नोड पे क्या है, लेबल है। इसके करेक्टर्स मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, 63 करेक्टर्स का हो सकता है। DNS requires that children of a node that branch from the same node have different labels. जैसे ये वाला जो है इसका एक नाम है, आगे इनके भी डिफरेंट नाम्स हो सकते हैं। ये क्या है, इसका चिल्ड्रन है, ये इस नोड के ये बच्चे हैं, इधर से इधर, इधर इधर, रूट ये इसके चाइल्ड हैं, ठीक है। विच गारंटीज द यूनिकनेस ऑफ द डोमेन नेम्स, और इन सब में क्या होगा, डिफरेंट यूनिकनेस होगी फिर भी डोमेन नेम्स की, बेशक वो उसके चाइल्ड हैं। आगे से यानी चेंजेस जो आएंगी वो आपके चाइल्ड में आ सकती हैं। डोमेन नेम 1 मिनट रहने वाला है बच्चों, आप लोग अपना दोबारा से कनेक्ट कर लें। मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।